नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन है। राम जन्मभूमि परिसर में सुबह 9:30 से 1:30 बजे तक की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक होगी। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। पहले दिन नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर की नींव का निरीक्षण किया। इसके बाद रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने में अभी 2 महीने लग जाएंगे। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि 31 मार्च तक 3200 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक मिले हैं। 9:30 से 1:30 बजे तक ये बैठक बुलाई गई है। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक सर्किट हाउस में एक और बैठक होगी। पहले दिन राम मंदिर की नींव का मुआयना किया गया। राम जन्मभूमि परिसर में आज ये बैठक बुलाई गई है। दूसरे दिन कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है। इस बैठक में ठीक 9:30 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद 1:30 बजे तक बैठक में चर्चा की जाएगी अलग अलग पहलुओं पर। फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सर्किट हाउस में भी बैठक बुलाई गई है। L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल नृपेंद्र मिश्रा ने नींव का जायजा लिया था। मलबा हटाने में अभी 2 महीने का समय लग जाएगा, ये जानकारी अब तक सामने आई है। और अयोध्या से हमारे सहयोगी केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आज की बैठक के बारे में? देखिए अमित, हम इस समय सर्किट हाउस में ही हैं और इस सर्किट हाउस में नृपेंद्र मिश्रा ठहरे हुए हैं और अभी भी जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय और जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। जो परिसर जाने से पहले एक छोटी सी मीटिंग जो है यहाँ चल रही है नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ। उमेर ट्रस्ट के महासचिव जो हैं चंपत राय और जो सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ से परिसर से रवाना होंगे। उसके बाद वहाँ निरीक्षण करेंगे, न्यू का निरीक्षण करेंगे। वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसको लेकर L&T और टाटा कंसल्टेंसी के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद द्वितीय पाली में वो 3 से 5 बजे तक बैठक होनी है। बैठक का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में ये महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि किस तरह से जो न्यू में रॉ मटेरियल लगाए जा रहे हैं वो किस तरह इस्तेमाल की जाए। इसके साथ साथ जो पत्थर आने हैं राजस्थान या मिर्जापुर से, उस पर भी आज अंतिम मोहर लगेगी कि कौन से पत्थर कहां से कैसे ले जाएं, क्योंकि न्यू की जो 7 लेयर लगभग तैयार हो चुकी है, 12 लेयर बनने हैं, 5 लेयर अभी बाकी है। उसके बाद फिर पत्थरों का काम शुरू होगा। तो कुल मिला के आज अंतिम मोहर लगनी है कि राम मंदिर निर्माण में कौन से पत्थर कहाँ लगने हैं, कहाँ से आने हैं, इस पर आज अंतिम मोहर लगनी है। राजस्थान मिर्जापुर से जो मिर्जापुर से लाल पत्थर मंगाए जाने हैं उस पर भी आज चर्चा होनी है, अंतिम मोहर लगनी है कि कौन से पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे। तो कुल मिला के आज बैठक का महत्वपूर्ण दिन है। और जो बैठक होनी है वो द्वितीय पाली में होनी। हालांकि छोटी सी बैठक इस समय शुरू हो चुकी है सर्किट हाउस में। महासचिव जो चंपत राय वही मौजूद हैं, अनिल मिश्र जो ट्रस्ट के मेंबर वही मौजूद हैं। हालांकि कुछ मेंबर भी आने बाकी हैं। तो कुल मिला के अभी थोड़ी देर बाद ये लोग परिसर के लिए रवाना होंगे, जहां जाकर न्यू जो यहाँ लेयर बनाई जा रही है उसका निरीक्षण करेंगे। जो L&T के एक्सपर्ट हैं, जो टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ वहाँ पर चर्चा होगी। जी अमित। नृपेंद्र मिश्रा ने कल मुआयना किया था पहले दिन और उसके बाद 2 बातें सामने आई थी केबी शुक्ला। एक बात तो ये कि अभी तक राम मंदिर के लिए जो समर्पण निधि है 3200 करोड़ के आसपास वो आ चुकी है। इसके अलावा मलबा हटाने में अभी समय लग जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। उसके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित, हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करेंगे। 2 महीने की जो बात हो रही है, 2 महीने मलबा हटाने में लगा था, वो मलबा हटाने के बाद ही रिफिलिंग की गई है। जो 7 लेयर बन गई है, 2 महीने उस मलबा को हटाने में लगा था। और कल जो चर्चा हुई थी, इस बाबत चर्चा हुई थी कि समर्पण अभियान जो चला था उसमें लगभग 11 जो है करोड़ परिवार से संपर्क किया गया और 31 मार्च 2021 तक 3200 करोड़ रुपए जो है रामलला के खाते में आए हैं, जो विभिन्न बैंकों में खाते हैं। तो 32 करोड़ की बात हो रही है कि 3200 करोड़ जो है 11 करोड़ परिवारों से संपर्क किया गया था। उसमें जो 10 रुपए से लेकर 1000 की जो रसीद काटी गई थी, उसके बाद जो चेकें आई थी, हालांकि कुछ चेक बाउंस भी हुए हैं, लेकिन उनको जो प्रयास किया जा रहा है कि चेक को दूसरी मिले। तो 3200 करोड़ की बात अभी हो रही है 31 मार्च तक, जो अभी ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो ट्रस्ट के खाते में आए हैं, जो रामलला के खाते में आए हैं। तो कल इस पर चर्चा हुई थी। ट्रस्ट ने निर्माण समिति के अध्यक्ष जो हैं नृपेंद्र मिश्रा के सामने एक डाटा रखा था कि जो अभियान चलाया गया था वो 11,000
11 करोड़ परिवारों के संपर्क किया गया, उसमें से 3200 करोड़ 31 मार्च तक आए हैं। 31 मार्च के बाद भी कुछ पैसे आए हैं जो सीधे रामलला के खाते में आए हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे जो रामलला के समक्ष जो वहां पर पेटी रखी हुई है दान पत्र की, उसमें भी सीधे आते हैं। तो कुल मिला के अभी 31 मार्च की डाटा नहीं आया है, 31 मार्च तक की डाटा जो है आप आज की बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाराबंकी में आज मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी होनी है। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस से पंजाब में पेशी के लिए मुख्तार गया था और उसी मामले में आज बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में वर्चुअल तरीके से मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। तमाम बातों पर आज पेशी के दौरान बहस की जाएगी। बाराबंकी आरटीओ में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन था, तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और उसी के आधार पर आज पेशी के दौरान तमाम बातों को रखा जाएगा। सुनवाई होगी वर्चुअल तरीके से। कोरोना काल में फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है कि कोर्ट में उसे पेश किया जा सके और सुनवाई हो पाए, लिहाजा वर्चुअल तरीके से आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास पेशी के बारे में? देखिए अमित, आज ये पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की, वर्चुअल तरीके से होगी। मुख्तार के ऊपर ये पंजाब के जब जेल में इनकी मोहाली कोर्ट में जब इनकी पेशी हुई थी तब इनके द्वारा एम्बुलेंस जो इस्तेमाल करी थी जिसका नंबर था यूपी 41 AT 7171, उसमें फर्जी दस्तावेजों को लगा करके उसका इस्तेमाल किया गया था, जिसको देखते हुए मुख्तार और मुख्तार के गुर्गों और अलका राय इन सबके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसी की कड़ी में आज मुख्तार की वर्चुअल तौर पे पेशी होगी। इसमें तमाम जो इनके और भी जो गुर्गे हैं जिनके द्वारा इस पूरे यूपी 41 की गाड़ी और इससे संबंधित जो कागज जो लगाए गए थे इसको लेकर के इनसे पूछा जाएगा और इसी को लेकर के ये मुख्तार भी अपना पक्ष रखेंगे। पुलिस अभी भी इस पे पूरी तौर से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी भी 3 जो मुख्तार के गुर्गे जो है वो इसमें फरार चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज जो है कोर्ट नंबर 18 में इसमें बहस होगी, क्योंकि अभी मूल रूप से मुख्तार के जो प्रतिनिधि थे मोहम्मद शोएब, आनंद और शाहिद, ये ठीक है अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है। सरकार ने गाइडलाइन भी इसके लिए जारी कर दी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा। बाजार के लिए ऑड इवन फॉर्मूला खत्म कर दिया जाएगा। बाजार और मॉल में सारी दुकानें अब खुलेंगी। मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ ही चलेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और पूल अभी भी बंद रहेंगे। तो जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल बाजार में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ फिलहाल चलते रहेंगे। क्या कुछ बंद रहेगा वो भी आप देख लीजिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। जिम, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह के आयोजन पर भी पूरी तरीके से पाबंदी होगी। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी फिलहाल अनलॉक 3 में बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन भी बंद रहेंगे। मनोरंजन पार्क और वाटर पार्क भी अनलॉक 3 में बंद रहेंगे। ऑटो टैक्सी में ई पास अब जरूरी नहीं होगा। ऑटो टैक्सी, कैब, ई रिक्शा में 2 सवारियों को इजाजत दी गई है। मैक्सी कैब में 5 सवारियों की परमिशन होगी। आरटीवी बस में 11 सवारियों को बिठाने की परमिशन दी गई है। और बात करते हैं पंचायत उपचुनाव की मतगणना की। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खाली 14,450 पदों के लिए 12 जून को वोट डाले गए थे और आज काउंटिंग हो रही है। प्रदेश के 73 जिलों में चल रही काउंटिंग में 6 जिला पंचायत सदस्य, 137 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 128 ग्राम प्रधान और 14,179 ग्राम पंचायत सदस्यों के भाग्य का फैसला होना है। पंचायतों के खाली पदों पर 12 जून को 8,321 मतदान केंद्रों पर जो मतदान करवाया गया उसमें तकरीबन 64.74% वोट डाले गए थे।
सभी 73 जिलों में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 137 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना आज हो रही है। इसके अलावा 128 ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों के लिए भी 12 जून को वोटिंग हुई थी, आज उसकी भी काउंटिंग हो रही है। 14,179 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सभी 73 जिलों में धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसे जीत मिल रही है और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो 14,450 पदों के लिए 12 जून को वोट डाले गए थे और आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी 73 जिलों में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह ही काउंटिंग के लिए तमाम अधिकारी काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच गए थे और फिलहाल अब काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। फास्ट अपडेट देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर सबसे न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी? लाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए, वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। उत्तर प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के अलावा ऑटो रिक्शा चलाने वालों को अलग बूथ बनाकर टीका लगाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर काफी हद तक कंट्रोल में है और अब सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। आज से पूरे राज्य में टीका लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को वैक्सीन लगेगी। साथ ही फल सब्जी बेचने वाले और ऑटो रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगेगी। इसके लिए हर जिले में अलग वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं। ये बूथ नगर निगम ऑफिस और नगर पालिका ऑफिस में बने हैं। यहाँ हर बूथ पर रोजाना 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को टीका लगना है, जबकि कम से कम 50 रिक्शा चालकों के वैक्सीनेशन का भी लक्ष्य है। रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, ई रिक्शा चालक, बस के चालक और कंडक्टर, ऐसे ही जो लोग रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं, वो जो फल सब्जी के विक्रेता है, वो इन लोगों का कल से विशेष टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है, ताकि ये अपने कार्यों को निर्भय होकर कर सकें। योगी सरकार ने वैक्सीनेशन के स्पेशल अभियान में ड्राइवरों को भी शामिल किया है। सभी ड्राइवर्स के लिए आरटीओ ऑफिस में स्पेशल बूथ बनाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हर दिन कम से कम 100 कमर्शियल ड्राइवर को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी वैक्सीनेशन के अलग से बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से महिला स्पेशल और अभिभावक स्पेशल बूथ पहले से ही बनाए जा चुके हैं। अभिभावक स्पेशल और महिला स्पेशल भी हमारे लगातार चल रहे हैं, जहां अभिभावक स्पेशल पर 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता अपना टीकाकरण करा सकते हैं, और महिला स्पेशल पर महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, वो जाकर अपना टीकाकरण करवा सकती हैं। यूपी में अब तक वैक्सीन की 2 करोड़ 35 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। सीएम ने जून में 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है और आज से शुरू हो रहा अभियान भी उसी का ही हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक होनी है। योगी कैबिनेट की भी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों को आज की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। लंबे समय बाद ये बैठक हो रही है। कोरोना संकट पर मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी। इस कोरोना काल में लंबे समय बाद
ये बैठक हो रही है जिसमें तमाम फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। मथुरा में स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ताराधाम कॉलोनी का है, जहां पर घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला का चेन छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिला बैठी हुई है और उसी दौरान बाइक सवार 2 आरोपी वहां पहुंचते हैं। उसमें से एक आरोपी धीरे धीरे महिला के पास जाता है। जब तक महिला कुछ समझ पाती, उसकी चेन खींचकर बाइक पर बैठकर आसानी से लोग फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मथुरा में एक विधवा और उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। ये मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधाकुंड इलाके का है, जहां पर कुछ दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ घर जा रही थी और इसी दौरान कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है। बोरवेल में 3 साल का बच्चा गिरा है। करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। नेबोहरा इलाके के रामपुर गांव की घटना है, जहां पर 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 100 फीट की गहराई के बोरवेल में बच्चा गिरा है। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ टीम को दे दी गई है। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना भी हो गई है। नेबोहरा इलाके के रामपुर गांव का मामला है, जहां पर 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम को जानकारी दे दी है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस बच्चे को निकालने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो मौके से आई हैं। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित, ये थाना निबोरा पड़ता है। वहाँ एक गांव है। गांव के बाहर एक बोरवेल हुआ है जिसमें ट्यूबवेल लगाया जाता है। करीब 100 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। इसमें एक बच्चा खेलते हुए इसमें गिर गया है। एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम है वो रवाना हो गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो रवाना हो गए, लेकिन स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हालांकि गांव वाले उसे बचाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कुछ तार वार भी डाल रखा है बोरवेल के अंदर, लेकिन अभी भी जो टीम पहुंचेंगे, एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी, तब जाकर जो है उस बच्चे का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।